हेलो स्टूडेंट्स, विवोक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेखांकन का आधार क्या है? लेखांकन का आधार उसकी अवधारणाएं, उसके सिद्धांत हैं और उसकी मान्यताएं हैं। तो था कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों मर्ज नहीं हो सकते हैं। दूसरा था मुद्रा मापन की अवधारणा। अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई भी लेन देन होते हैं, तो उन लेन देनों को हम मुद्रा में माप सकते हैं, तभी हम उसका लेखा जोखा करेंगे। अगर उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते तो उस टर्म को हम खातों में, बहियों में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दो हमने अवधारणा यहाँ क्लियर करी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता की अवधारणा क्या होती है और इसको एक अलग नाम चालू व्यापार अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होती है इसको समझते हैं। ये बताती है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक निरंतर चलेगा जब तक कि कोई विपरीत कारण न हो, यानी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं हो कि जो बिजनेस बंद करना पड़े। यानी ये अवधारणा कहती है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि दूर तक उसका बिजनेस चले और काफी दीर्घकालीन तक उसका बिजनेस चले, और इसी के साथ ये अवधारणा कहती है कि वो कंटिन्यू भी चले। तो इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। थर्ड, निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता की अवधारणा, चालू अवधारणा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियर करती हूँ। एग्जाम्पल हम लेते हैं मुकेश का बिजनेस है और मुकेश क्या करता है कि स्टॉक लेकर आता है, बेचता भी है, खरीदता भी है और व्यापार कर रहा है। किस उद्देश्य से व्यापार कर रहा है कि लाभ हो, ठीक है। अब मुकेश ये नहीं सोचेगा कि उसका बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है या 1-2 साल में उसको बंद कर दूं, ऐसा नहीं। वो ये सोच से वो बिजनेस स्टार्ट करेगा कि बिजनेस को काफी लंबे टाइम तक चलाना है और निरंतर उसको कंटिन्यू चलाना है। ऐसा नहीं कि आज 3 महीने काम किया उसके बाद 2 महीने काम नहीं किया, यानी कंटिन्यू वो बिजनेस चलना चाहिए। यानी ये अवधारणा इसी पर आधारित है। एक और अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर एक पर्सन है, सपोज मोहन एक पर्सन है, वो ऐसे ही कोई स्टॉक लेकर आया एक दिन और सिर्फ बेच दिया, उसके बाद उसने कुछ बेचा ही नहीं, या कोई स्कूटर था उसका पुराना वो लेकर आया, उसको उसने क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये कोई व्यापार नहीं हुआ। ये एक सामान्य घटना हुई कि उसका स्कूटर था, वो लाया, उसने बेच दिया। लेकिन अगर वो स्कूटर का स्टॉक रखता है, स्कूटर का व्यापार करता है, 2 व्हीलर का, वो उसको स्टॉक में लाता है, उसको रखता है, उसको बेचता है, उसको खरीदता है, तो ये उसका व्यापार होगा। और वो ये सोचेगा कि ये जो व्यापार हो रहा है वो दीर्घकाल तक चले। तो ये अवधारणा यही कहती है कि निरंतर व्यापार चले। और इसकी डेफिनेशन में भी यहाँ यही इसकी वर्णन की गई है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक निरंतर चलता रहेगा जब तक कि कोई विपरीत कारण यानी ऐसे कारण नहीं होंगे जो कि आगे रोके जाएं या बिजनेस को एंड कर दें। 4th पॉइंट है लेखा अवधि की अवधारणा। लेखा अवधि की अवधारणा क्या है? लेखा अवधि की अवधारणा के आधार पर प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में वर्ष भर किए गए व्यवहारों के आधार पर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो लेखा अवधि की अवधारणा क्या कहती है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो 4th है लेखा अवधि अवधारणा। दोस्तों यहां पर अवधि की बात हो रही है, यानी पीरियड, एक टाइम की बात हो रही है। वित्तीय वर्ष क्या होता है लेखांकन का? 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है। यानी जो भी लेखे किए जाएंगे वो इस अवधि में किए जाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि होगी, उसी में ही ये लेखे किए जाएंगे। यानी जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, रिकॉर्ड तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, अंतिम खाते, बैलेंस शीट, P&L और ट्रेडिंग अकाउंट, ये वहाँ आगे पढ़ेंगे, तो वो इसी अवधि और इसी माह में तैयार किए जाते हैं।
तो ये अवधारणा यही कहती है कि लेखा अवधि अवधारणा कि आप जो भी लेन देन करते हो उसकी एक निश्चित अवधि होती है और उसी अवधि में उसको रिकॉर्ड किया जाता है या अकाउंट बनाए जाते हैं। अंत में किए गए व्यवहारों के आधार पर लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है आगम व्यय मिलान अवधारणा। आगम मतलब यहाँ आय से डिनोट है, आय को ही आगम कहा है। तो आगम और व्यय यानी खर्चा जो हमने कल क्लियर करा था कल की क्लास में, और मिलान उसको मिलान करना, मैच करना, ये कंसेप्ट ये कहता है। यानी एक दिए गए अंतराल में व्यवसाय में जब भी आपको प्रॉफिट हो तो उसे हानियां उठानी पड़ती है, तो अंतराल में क्या करो, आप अपनी जो भी आय है उसको व्यय को घटा दो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आगम व्यय मिलान अवधारणा। यानी ये अवधारणा ये कहती है कि बिजनेस में जब प्रॉफिट हो तो उसको लॉस से कवर कर लो। जैसे अगर आपको प्रॉफिट होता है, लाभ, जब भी आपको लाभ होता है, जैसे आपको एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख का लाभ हुआ है ना, लेकिन आपकी हानि भी थी, वो थी 20,000 की। तो वो जो 20,000 की आपकी हानि है तो उसको लाभ से कवर कर लो, यानी लाभ में से घटा लो। यानी अब जो आपका लाभ होगा वो 80,000 का लाभ होगा। यानी अब जो आपके पास लाभ होगा वो 80,000 का होगा। यानी ये अवधारणा ये कहती है जो भी आपकी आगम है, आगम मतलब आपका जो भी लाभ है, आपकी आय है, उसको किससे मिलान करो, आपके एक्सपेंस से, आपके हानि से उसको क्या कर दो, कवर कर दो। तो ये अवधारणा यही कहती है, इसकी डेफिनेशन भी अपन को यही बताती है कि अंतराल में व्यवसाय में जब भी आपको लाभ होता है तो उसे हानियां उठानी पड़ी है, तो उस हानि को आप क्या करो, व्ययों को, हानियों को अपने लाभों में से घटा दो। तो आगम मिलान संकल्पना में लेखांकन के इसी पक्ष पर बल दिया गया है कि इस संकल्पना के अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगम का मिलान उसी अवधि के व्यय से किया जाएगा। यानी जब आपको प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है और उसी साल आपको कोई लॉस भी हो रहा है तो उसको किससे कैरी फॉरवर्ड कर दो, आपकी जितनी भी प्रॉफिट हुए उसको, हानियों को वहीं समाप्त कर दो और नेट प्रॉफिट निकाल दो। नेक्स्ट है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या है? लागत को कहा जाता है कॉस्ट अवधारणा, कंसेप्ट है ये। तो लागत अवधारणा क्या कहती है, ये बताती है कि संपत्ति को उसके वास्तविक मूल्य पर दर्ज किया जाए। यानी जिस रेट में आप कोई वस्तु खरीदते हो उसकी लागत मूल्य को ही बुक्स में लिखो। बुक्स मतलब जब आप रिकॉर्ड करोगे, जैसे सपोज आप कोई मशीनरी खरीद कर लेकर आए तो जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, चाहे आप 50,000 में खरीद कर लाए तो वो 50,000 ही आप रिकॉर्ड करो। ऐसे नहीं कि आप उसको 60 कर रहे हो या 1 लाख पर कर रहे हो। जो एक्चुअल है, जो उसकी कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट, उस पर लिखो। तो ये अवधारणा यही कहती है कि लागत अवधारणा में आप जो आपकी लागत है वो ही आप रिकॉर्ड करो, है ना। तो यह बताती है कि संपत्ति को उसके लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है और सभी संपत्तियां पुस्तकों में उसके क्रय मूल्य पर लिखी जाती है। कैसे? लागत अवधारणा जो भी आपकी लागत है, उदाहरण के लिए आप मशीन परचेज करके आए, मशीन की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो ये जो 1 लाख रुपए है यही आप बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करना, इसको आप बढ़ा घटा कर नहीं लिख सकते हो। इस अवधारणा का मेन जो कंसेप्ट है वो यही है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा यानी डबल साइड एंट्री सिस्टम। यानी मैं जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना,
दोहरा लेखा पद्धति, ये दोहरा लेखा पद्धति की ही एक अवधारणा बन गई है। अगर आप कोई लेन देन करते हो तो दो पक्ष प्रभावित होंगे। कौन कौन से होंगे? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। उसी तरह ये एक अवधारणा कहती है कि कोई भी लेन देन हो रहे हैं तो उसके भी दो पक्ष प्रभावित होंगे। इसी अवधारणा को नाम दे दिया है द्विपक्षीय अवधारणा। ये अवधारणा यही कहती है कि एक तरफ डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होंगे। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो वो चीज़ क्रेडिट भी होनी चाहिए और इक्वल अमाउंट से वो मैच भी होनी चाहिए। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किसी भी दो स्थानों पर पड़ता है, अर्थात प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन दो स्थानों पर किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में कहे कि जो भी अगर लेन देन हो रही है तो उसके दो खाते प्रभावित होंगे, यानी उसकी दो बार रिकॉर्डिंग करनी होगी उस लेन देन की। तो यही द्विपक्षीय अवधारणा है। द्विपक्षीय अवधारणा में नेक्स्ट है आगम मान्यता अवधारणा। आगम मान्यता अवधारणा एक संकल्पना के अनुसार किसी भी आगम को, आगम यहाँ आय की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, यानी ये जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि किसी भी आपका जो प्रॉफिट होता है कंपनी में या कोई आय होती है उसको तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक वो एक्चुअल में आपको रिसीव नहीं हो जाए। सपोज एक उदाहरण लेते हैं, अगर बोला जाता है कि मेरे को 1 महीने या 2 महीने बाद 20,000 रुपये का लाभ होने वाला है, ऐसा मैंने सोचा है कि मेरे को होगा, एक्चुअल में हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मेरे को होगा 20,000 का और मैं अभी लिख लूँ, नहीं, कब लिखना है? जब एक्चुअल में होगा। तो ये अवधारणा ये कहती है कि जब आपको एक्चुअल में लाभ हो, आय हो, तभी आपको वास्तविक रूप में हो तभी आप उसको रिकॉर्ड करो, अनावश्यक रूप से उसको रिकॉर्ड नहीं करनी है। फिर है उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में क्या होता है, जो भी लेन देन होते हैं तो वो किसी अवधि से रिलेटेड होते हैं और क्या करा जाता है वास्तविक मौद्रिक रूप में। इसमें भी ये यही कहता है कि जब बिजनेस की आपकी एक अवधि चल रही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जब एक्चुअल में रिसीव हो रहे हैं या एक्चुअल में जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तब ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें ये लाभ होने वाला है या ये खर्चा होने वाला है तो अभी हम रिकॉर्ड कर दें, नहीं, जब उपार्जन होगा, एक्चुअल में जब वो अर्जित होगी या उपार्जित होगी तभी उसको लिखा जाएगा। तो उपार्जन अवधारणा में ये होता है। तो नेक्स्ट है आगम व्यय मिलान अवधारणा। ये वही अवधारणा है जो आपके प्रॉफिट्स हुए हैं उसको एक्सपेंस से क्या कर दो, कवर कर दो। तो लेखांकन की अवधारणा में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था पृथक अस्तित्व सिद्धांत, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। मुद्रा मापन, अगर कोई लेन देन होती है तो क्या वो मुद्रा में मापी जा सकती है, वो क्या मनी में मेजर कर सकते हैं, तो ये अवधारणा उस पर बल देती है। फिर निरंतरता, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसको कंटिन्यू करोगे, यानी आपका उद्देश्य दीर्घकालीन तक व्यापार करना है। दूसरा, आपकी अगर बिजनेस में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अंतिम खाते बना रहे हो तो उसकी एक अवधि होगी। क्या अवधि होती है? वैसे वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है व्यापारियों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है और मार्च में टैक्स पे करना होता है। फिर है आगम व्यय मिलान अवधारणा। अगर आपके कोई भी एक्सपेंस खर्चा हो जाता है तो उसको क्या करो, जो भी आपकी इनकम है उससे क्या कर दो, कवर कर दो। फिर हमने पढ़ी कॉस्ट, यानी एक्चुअल में जब आप कुछ चीज परचेज करके लाते हो तो बुक वैल्यू में जो एक्चुअल परचेज प्राइस है वो ही लिखो, यही कहती है लागत अवधारणा। फिर है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय में दो पक्ष, इसका एग्जांपल से लेते थे, अगर कुछ भी होता है कोई लेन देन तो उसके दो पक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं, यानी दोहरा लेखा प्रणाली पर ये अवधारणा आधारित है। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसके दो खाते प्रभावित होंगे, एक डेबिट जिसको नाम कहा जाता है, एक क्रेडिट जिसको जमा कहा जाता है ना। तो नेक्स्ट है इसमें आगम मान्यता अवधारणा।
आगम मान्यता अवधारणा में भी यही है कि अगर आपको जब इनकम होगी, जब एक्चुअल में इनकम होगी तभी आप उसको मान्य करो, यानी उसको रिकॉर्ड करो। जब संभावना होगी तब आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, जब एक्चुअल में आपको मिल जाएगी तब रिकॉर्ड करना है। उपार्जन भी यही कहती है कि जो भी आपके प्रॉफिट लॉस है, जब वास्तविक रूप में आपको मिलेंगे तब उसको रिकॉर्ड करना है। अब आते हैं लेखांकन के सिद्धांत। ये तो हो गई अवधारणाएं कि किस लेखांकन है, किस आधारों पर चलती है, उसके क्या कंसेप्ट्स हैं। उसी के बाद अब स्टार्ट होता है लेखांकन के सिद्धांत। लेखांकन के सिद्धांत, और इसमें कुछ मान्यताएं भी, अन्य मान्यताएं भी ऐड है। तो पहली है विश्वसनीयता सिद्धांत। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी प्रिंसिपल। अगर आप कोई भी लेखा कर रहे हो, किसी भी लेन देन का लिखा कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप उसको एकदम एक्यूरेसी से लिखोगे। वो जो लेखे होंगे भी विश्वसनीय होने चाहिए, यानी जब उसकी ऑडिट होगी या उसको कोई चेक करता है या गवर्नमेंट आपको चेक करती है आपके डॉक्यूमेंट्स, तब वो फ्रॉड नहीं निकलने चाहिए। यानी जो भी आप लिख रहे हो वो विश्वसनीय होने चाहिए, जो एक्चुअल हुए हैं वो ही लिखने हैं। यानी विश्वसनीयता सिद्धांत कहता है कि जो आपके लेखे हैं वो विश्वसनीय है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। दूसरा है आय पहचान सिद्धांत। आय पहचान ये है कि सपोज बिजनेस में कोई इनकम हो रही है, आय पहचान सिद्धांत, यानी जहां आपको रेवेन्यू हो रहा है, जहां आपकी आय जनरेट हो रही है, वहां आपको पता चलना चाहिए कि वो हमारी आय है और उसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। करना है तो किस बेस पर करना है कि जब वो एक्चुअल में आपको अर्न होती है तभी करना है। उसके बाद मौद्रिक इकाई, वही कि उसको मौद्रिक मुद्रा में मापा जा सकता है। समय अवधि, यानी जो मैंने अभी क्लियर करा था कि एक लेखों की एक अवधि है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसका मैंने उदाहरण बताया था। मेल खाते भी मैचिंग, अगर आप एक ट्रांजैक्शन लिख रहे हो तो उसके 2 पक्ष प्रभावित होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, यानी उन दोनों की अमाउंट भी मैच होनी चाहिए। सपोज 1000 से आप कोई चीज डेबिट कर रहे हो तो वो 1000 से वही चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी, यानी अकाउंट आपका क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो मैचिंग कैसे होगी, जब दोनों एक जैसी राशि के होंगे और एक लेन देन होगी। उसके बाद भौतिकता का सिद्धांत। अगर भौतिकता का सिद्धांत कहता है आप कोई व्यापार करते हो वस्तुओं या सेवाओं का, तो उसमें वो क्या होंगी, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर मशीन है, फर्नीचर है या स्टॉक है तो वो क्या होंगे, भौतिक होंगे। उसके बाद रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या कहता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंजर्वेटिव थ्योरी। कंजर्वेटिव, जैसे अब आपने देखा ही होगा बहुत सारे घर परिवार में क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सुरक्षित सोचते हैं कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, या कुछ पाबंदियां लगाते हैं, तो उनको रूढ़िवाद के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन लेखांकन में रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या है, लेखांकन में रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहता है कि आपको सेफ खेलना है। सेफ मतलब सुरक्षित खेलना है। अगर सुरक्षित व्यापार करना है, आपको प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचना है और खर्च जो होंगे उनका पहले से ही आयोजन प्रावधान बनाना होगा। यानी सपोज इन फ्यूचर बिजनेसमैन को लगता है कि मेरे व्यापार में क्या होने वाली है, हानियां होने वाली है और संभावना है, तो वो पहले से ही क्या करेगा, एक अमाउंट, एक फंड बनाकर रखेगा कि अगर मेरे को हानि हो गई तो इस फंड से मैं क्या करूंगा, कवर कर लूंगा। यानी व्ययों के बारे में, खर्चों के बारे में पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, यानी वो क्या करता है, इसमें सेफ खेल रहा है। तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत यही कहता है। फिर पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। पूर्ण प्रकटीकरण यानी पूरा, प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोज करो, ठीक है।
तो जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं या कोई आप लेन देन कर रहे हो तो आप पूरी बताओ, उसको आधी अधूरी जानकारी नहीं दें। तो यही कहते हैं पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत। उसके बाद है चिंता का सिद्धांत। चिंता किसकी? वो ही जो होने वाले एक्सपेंसेस है उन पर ध्यान दो, आयों पर कम ध्यान दो। यानी आय होगी अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी लॉस होंगे, जो हमारी हानियां होंगी, वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए क्या करो? आयोजन बना दो, उसके लिए प्रावधान बना दो, फंड बना दो। तो उसी से ये जानी जाती है। उसके बाद है संगति का सिद्धांत। कंसिस्टेंसी थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में जो लेन देन, जो लेखा पद्धति अपना रहे हैं वो वैसी अपनाओ, कोई मेथड या कोई विधि अपना रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर भी आप वैसी कंसिस्टेंसी रखो, वैसी संगति रखो, ताकि जब आपको कंपेयर करना पड़े, आपको तुलना करनी पड़े उसकी कि हमने लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ था, अभी इतना हुआ है, तब जब कंपेयर करने बैठो तो खातों की जो विधियां हैं वो एक जैसी रखो, उनकी संगतियां, चाहे आप कोई भी मेथड अपना रहे हो वो एक जैसी रखो। तो यही कहती है संगति सिद्धांत। विश्वसनीयता सिद्धांत, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो, जो भी लेखे तैयार कर रहे हो वो विश्वसनीय होने चाहिए, मौद्रिक होने चाहिए, पैसे में माप सकते हैं, भौतिक होने चाहिए, समय अवधि उसकी निश्चित होगी, लागत एक्चुअल जो कॉस्ट है उस पर आप बुक वैल्यू में लिखो, संगति जो मेथड आप अपना रहे हो वो एक जैसी संगति के होने चाहिए, रूढ़िवादिता, आप सेफ खेलो, यानी लॉस होने वाले उसका पहले ही क्या बना दो? आयोजन बना दो। राजस्व मान्यता अवधारणा कहती है, आय सिद्धांत के बारे में ही कहती है कि जो भी बिजनेस में होने वाले, कंपनी में हमारी आय है, जब एक्चुअल में अर्जित की जाए तभी उसको लिखा जाए। उसके बाद आर्थिक इकाई सिद्धांत कहता है कि किसी व्यवसाय के लेन देन को, उसके मालिक को अन्य व्यवसायों से अलग रखा जाए, यानी पृथक अस्तित्व की अवधारणा की बात करती है ये भी। उसके बाद मिलान, जो भी आप द्विपक्षीय लेखा करते हो, डेबिट क्रेडिट, तो उसका मिलान भी करो, यानी मैच करो। उसके बाद चिंता का सिद्धांत कहता है कि व्यवसाय में होने वाले, भविष्य में होने वाले जो भी खर्चे हैं उनके पहले ही प्लानिंग बना लो कि उन खर्चों को या उन हानियों को हम कैसे दूर करेंगे, उसके लिए फंड बनाएंगे। पूर्ण प्रकटीकरण, पूर्ण उनको, अगर आपको कोई जानकारी किसी को देनी है तो पूर्ण रूप से दें, आधी अधूरी जानकारी न दें। तो यही इसके क्या है? सिद्धांत हैं। तो दोस्तों आज हमने लेखांकन की अवधारणाएं देखी, जिसमें पृथक अस्तित्व, मुद्रा मापन, निरंतरता की अवधारणा, लेखा अवधि की अवधारणा, आगम व्यय, लागत की, द्विपक्षीय की यानी डबल एंट्री सिस्टम, द्विपक्षीय अवधारणा, यानी द्विपक्षीय को एक अच्छे से ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर कुछ घर पे कुछ कांड भी होता है ना तो दो लोगों की वजह से होता है, यानी कहते हैं ना कि ना ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजते हैं, है ना। तो उसी तरह ये कहते हैं कोई लेन देन हो रही है ना तो दो पक्ष प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि एक जने की ही ने ही ट्रांजैक्शन किया है, यानी एक जने की गलती नहीं है, दोनों की गलती है। उसी तरह आप इसको याद रख सकते हो कि द्विपक्षीय अवधारणा क्या होती है। इसी के साथ सिद्धांत समझे हमने, विश्वसनीयता से लेकर पूर्ण प्रकटीकरण तक। तो लेखांकन अवधारणा अभिप्राय यही है कि इसके नियम हैं, हमें नियमों से चलना है। अगर स्कूल्स भी हैं तो स्कूल में भी नियम होते हैं कि आपको इस टाइम आना है,
इस टाइम आपको जाना है, आपके इंटरवल क्या होगी, क्या टाइम रहेगा, कौन से टीचर कब पढ़ाएगी। तो ये क्या होते हैं, नियम होते हैं, उसी तरह सिद्धांत भी होते हैं, और उसी तरह क्या होते हैं, अवधारणाएं होते हैं। तो उसी तरह लेखांकन में भी मैंने आपको बता दिया है कि इसकी अवधारणा है, ये इन्हीं आधारों पर चलती है, इसके सिद्धांत हैं जो इसको फॉलो करने होते हैं। यानी जो भी अकाउंटिंग का वर्क करेगा उनको ये अवधारणाएं, मान्यताएं ध्यान रखकर ही लेखे जोखे करने हैं। यानी उसको जो भी वो लेखा पद्धति अपनाएगा तो वो एक संगति की होनी चाहिए। जो वो अगर उसको इनकम हो रही है, जिस वर्ष में प्राप्त हो रही है, तो उसी को रिकॉर्ड करेगा। जो खर्चा होने वाला है उसका पहले ही क्या करेगा, आयोजन बना लेगा। और जो भी अपने डिटेल से किसी को देगा तो पूर्ण प्रकटीकरण के साथ देगा, पूरी देगा, आधी अधूरी नहीं देगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना टॉपिक समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।